एक सॉलिड इंसुलेटर स्फीयर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। अब हमने क्या किया, इंसुलेटर स्फीयर है, पूरा का पूरा चार्ज है, पूरा का पूरा आवेशित है, बढ़िया बात है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या जो आयतन आवेश घनत्व है ये कितना दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है रो के इक्वल है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और रेडियस की वैल्यू जो है वो दे रखी है कितनी है, आर है। अब ये कह रहा है अपने से, हमने क्या किया, इसके अंदर यानी इस स्फीयर के अंदर हमने एक इस तरह से एक कैविटी डेवलप कर दी। ये कोई कैविटी, कैविटी मतलब एक होल बना दिया अपन ने, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। बाहर चार्ज है, मतलब यहां चार्ज बैठा है, यहां भी बैठा है, ठीक है, लेकिन इस कैविटी के खुद के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब ये कह रहा है कैविटी के अंदर कोई पॉइंट पी है जिस पर अपन पता करना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, ये हम ज्ञात करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। अब देखो कैसे काम करेंगे, क्वेश्चन को समझे आप पहले। सॉलिड इंसुलेटर स्फीयर है, रेडियस की वैल्यू आर है, इसके अंदर अपन ने क्या किया, इसके अंदर अपन ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रखी रो, फिर हमने कैविटी डेवलप कर ली। इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखो कैसे काम करेंगे अपन। यदि कैविटी के इनर पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू पता करनी है, यानी तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अच्छा, कैविटी के सेंटर से जो डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में, ये दे रखी है हमें कितनी है, ये दे रखी है हमें आर वेक्टर के इक्वल है, ठीक है बात। कैविटी के सेंटर से ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है, यानी ये हो गया सेंटर 1 और ये हो गया सेंटर 2। सेंटर 1 और सेंटर 2 के बीच का जो सेपरेशन है, ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें आर के इक्वल है, बढ़िया बात है। पॉइंट यहां ले लेते हैं अपन, समझना थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। कोई भी एक रैंडम पॉइंट जो कि कहीं भी बैठा है कैविटी के अंदर, उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, ये ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखो, मान लेते हैं पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है C1 के रिस्पेक्ट में कितना है, C1 के रिस्पेक्ट में है ये R1 वेक्टर के इक्वल, और C2 के रिस्पेक्ट में ये कितना है, C2 के रिस्पेक्ट में ये R2 वेक्टर, और ये हो गया हमारा R वेक्टर। समझ पा रहे हैं आप बात को? यहां तक की कहानी रिपीट कर देता हूं, सुन लो। एक स्फीयर दे रखा है, जेई का क्वेश्चन है, ये ब्रांडेड क्वेश्चन है, हल्का काम नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, एक स्फीयर दे रखा है, सॉलिड इंसुलेटर स्फीयर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है हमने, रो के इक्वल है, बढ़िया बात है। इसके अंदर अपन एक कैविटी बना दी, कैविटी के अंदर पॉइंट पी बैठा है जिस पर अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं। C1 और C2 को मिलाने वाली जो लाइन है उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R वेक्टर है। हम मान लेते हैं पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर C1 के रिस्पेक्ट में R1 है और C2 के रिस्पेक्ट में कितना है, R2 है। अब देखो गौर से, क्या हमें पता है, ट्राइंगल लॉ ये कहता है R वेक्टर R1 वेक्टर इक्वल्स टू कितना आएगा, R1 वेक्टर इक्वल्स टू आएगा R वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों का त्रिभुज नियम। वेक्टर्स पे अपन ने बातें की थी खूब सारी। ये हो गया हमारे पास में कौन, R वेक्टर, ये हो गया हमारे पास में कौन, R2 वेक्टर, और ये हो गया हमारे पास में कौन, R1 वेक्टर। तो R वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, R वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर। अब देखो क्या, अब है हमारे पास में R वेक्टर इक्वल्स टू कितना, R वेक्टर इक्वल्स टू है R1 माइनस R2। इसको रोक देते हैं अपन यहाँ पे, बढ़िया बात है। अब पूरे स्फीयर, यदि पूरा स्फीयर भरा हुआ होता तो उसके कारण पॉइंट पी पे जो इंटेंसिटी बनती वो निकाल लेते हैं, फिर इस कैविटी वाले हिस्से के कारण जो यहाँ इंटेंसिटी बनती है वो निकाल लेते हैं। फिर क्या करना, फिर ये करना, पूरे स्फीयर की इंटेंसिटी में से कैविटी वाले हिस्से की जो इंटेंसिटी वो क्या करेंगे, अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू completely filled sphere, यानी पूरे भरे हुए गोले के कारण पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी बनती दैट इज E1 वेक्टर। ई का फॉर्मूला अभी अभी अपन ने सीखा है, ये कितना आएगा, रो R1 अपॉन कितना हो गया, 3 एप्सिलॉन 0 के इक्वल। इसको रोक देते हैं, ये इक्वेशन 1 है। अब सुनो आगे की बात, क्या इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू कैविटी सेक्शन, यानी कैविटी वाले हिस्से के कारण जो इंटेंसिटी है E2 दैट इज कितना आएगा, ये आएगा रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 के इक्वल, ये इक्वेशन 2। अब सुनो आगे की बात, क्या इसको 2 इसको 3 नाम देते हैं।
नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे दी बात करना है, तो ई नेट इक्वल टू कितना आएगा, ई नेट इक्वल टू आएगा हमारे पास में E1 माइनस E2। सीधी सी बात है, 1000 का नोट है, उसमें से 300 रुपए खर्च हो गए, तो 1000 माइनस 300, ठीक है। तो यह आएगा हमारे पास रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 कॉमन, फिर कितना R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बढ़िया बात है, ये हो गया E, इसको नाम दे दो 4। अब देखो गौर से, R1 माइनस R2 जो है वो R है, तो बाय 1 and 4 1 और 4 से हमारे पास में आ रहा है E इक्वल्स टू क्या, E इक्वल्स टू रो बाई 3 एप्सिलॉन 0, फिर कितना हो गया R वेक्टर, तो E इक्वल्स टू आ रहा है रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। अब गौर से देखना, रो कांस्टेंट है, R वेक्टर कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इंटेंसिटी E वेक्टर है ये कैसे रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट। समझ ले बात को, जेई का क्वेश्चन है, ब्रांडेड क्वेश्चन है।